तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। और सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हैदराबाद के सांसद सऊद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्य ने ईद मिलाद-उन-नबी की छुट्टी रद्द कर दी है। संवैधानिक अथॉरिटी ने शुक्रवार को होने वाली नमाज के लिए मिलने वाले 30 मिनट के ब्रेक को ख़त्म कर दिया। यह है सबका विकास, सबका साथ, लेकिन किसी के लिए तुष्टीकरण नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए 22 जनवरी को देश भर में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। इसी पर सऊद्दीन ओवैसी ने यह टिप्पणी की है। देश में लोकसभा और विधान सभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के कवायद को धार देने में सरकार जुटी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी राजनीतिक दलों से इस मामले पर उनके विचार मांगे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का पुरजोर विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए विशेष तौर से फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि देश के बॉर्डर क्षेत्रों में सड़कों के जाल बिछाने से लेकर पुलों का निर्माण किया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत आपात स्थिति में सेना आसानी से बॉर्डर पर पहुंच सकेगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। मैंने भारत की जनता को यह गारंटी दी है कि मैं अपने अगले कार्यकाल में भारत को दुनिया के शीर्ष 3 देशों में लाऊंगा। यह मेरी गारंटी है। बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी जातिगत जनगणना शुरू हो गई है। देश में आंध्र प्रदेश कास्ट सर्वे कराने वाले दूसरा राज्य बन गया है। यह प्रक्रिया 15 फरवरी तक चलेगी। आपको बता दें कि विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही ये कास्ट सर्वे शुरू किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों में सीटों के बंटवारे पर बात चल रही है। कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस के बीच बात जारी है। प्रदेश में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं और गुरुवार को नई दिल्ली में दोनों दलों के बीच पहले दौर की बातचीत हुई है। बताया जाता है कि भाजपा जेडीएस को 3 सीटें देने की इच्छुक है, वहीं जेडीएस 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या राम का ठेका सिर्फ एक पार्टी ने ले रखा है जो कि लोगों को निमंत्रण भेज रही है। राम सबके हैं और जो चाहे वो दर्शन करने जा सकता है, इसके लिए किसी को निमंत्रण देना गलत है। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक आंतरिक बैठक में अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि टीएमसी राज्य की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। पहले टीएमसी ने कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की मौजूदा 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की अटकलें लगने लगी है। रालोसपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक बार फिर से इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। जेडीयू के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर शुक्रवार को पारस ने कहा है कि कम से कम इस महीने का इंतजार कीजिए, समय बलवान होता है। उनके बयान के बाद बिहार का सियासी पारा और चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि भाजपा की सरकार ने नौजवानों को धोखा दिया है। इसी तरह से किसानों से भी भाजपा ने झूठा वादा किया है। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ नारों से देश विकसित नहीं हो सकता। भाजपा सरकार झूठ बोलती है, झूठे दावा करती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने अब अयोध्या में निर्मित राम मंदिर पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना डीएमके को स्वीकार नहीं है। इससे पहले वो सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस और डेंगू जैसे बीमारियों से कर चुके हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के दिन टीएमसी कोलकाता में एकजुटता मार्च निकालने की तैयारी में है। इस मार्च के खिलाफ पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा की याचिका को खारिज कर टीएमसी को मार्च निकालने की मंजूरी दे दी है। हालांकि हाई कोर्ट ने कुछ शर्तें तय की है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को आदेश दिया है कि जुलूस से ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
22 जनवरी को आधे दिन बंद रहेंगे। इससे पहले दिन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में एक आदेश जारी किया था। केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए कोचिंग सेंटरों पर नकेल कसी है। सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी करते हुए आदेश दिया है कि 16 साल से कम उम्र वाले स्टूडेंट कोचिंग नहीं जा सकते हैं। सरकार ने कहा है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अयोध्या में राम जी आ गए हैं, अब ज्ञान वापी और मथुरा की बारी है। इसके लिए सभी सनातनी हिंदुओं को एक होना होगा। हिंदू एकता ही भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने ये बातें बुधवार को बरहलगंज में सरयू तट पर 3 दिवसीय कथा के शुभारंभ पर कही है। शराब घोटाले में एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी की घड़ी आ चुकी है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही एजेंसी ईडी ने चौथी बार मुख्यमंत्री केजरीवाल को समन भेजकर गुरुवार को बुलाया है। ईडी के पिछले 3 समन पर अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और अपना जवाब उन्होंने लिखित तौर पर भेजा था। अब ईडी के चौथे समन पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कानून के मुताबिक जो कुछ भी होगा वो करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इस कार्यक्रम से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने दूरी बनाई है। ममता बनर्जी उस दिन कोलकाता में सभी धर्मों के लोगों के साथ सद्भाव रैली को आयोजित कर रही है। बीजेपी ने बुधवार को कोलकाता हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया तो मालदीव के 3 मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणियां कर दी। इस पर भारत को नाराजगी व्यक्त करनी पड़ी। अब दोनों देशों में चल रहे टेंशन के बीच मालदीव सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उसने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में गश्त को लेकर ड्रोन खरीदने के लिए तुर्की के साथ एक समझौता किया है। आपको बता दें कि अभी तक मालदीव और भारत हिंद महासागर में इस क्षेत्र में संयुक्त रूप से गश्त किया करते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के लिए जनता के बीच जाने का फैसला लिया है। पार्टी ने इसके लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें देश भर के लोगों से सुझाव मांगे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सुंदरकांड पाठ के आयोजन का आगाज किया है। मंगलवार को रोहिणी में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्नी के साथ सुंदरकांड पाठ किया। केजरीवाल ने कहा है कि इससे सबको सुख शांति मिलेगी और पूरी दिल्ली में अच्छी वाइब्रेशन होंगी। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते हुए तंज कसा और कहा है कि विपक्षी दल भी पीएम मोदी के एजेंडे पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश के मुसलमान और सेकुलर सोच रखने वाले हिंदू देख लें कि किस तरह हिंदुत्व की प्रतिस्पर्धा हो रही है। वाराणसी के ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मस्जिद के वजू खाने को साफ करने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि ये काम जिला अधिकारी की निगरानी में किया जाएगा और सील की गई जगह पर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान ही इलेक्शन होने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस इलेक्शन मोड में आ गई है और तैयारियां तेज करते हुए वाईएस शर्मिला को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। वाईएस शर्मिला राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन हैं। उन्होंने 4 जनवरी को ही कांग्रेस ज्वाइन की थी और 12 दिन के अंदर ही उन्हें बड़ा प्रमोशन देते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई है जिसने एडवोकेट कमिश्नर को सर्वे का आदेश दिया था।